Hello students, welcome all. Today we shall discuss about reduction division or you can say meiosis division. In Hindi it is called अर्धसूत्री विभाजन. मीन्स यहाँ जो क्रोमोजोम्स की संख्या रहेगी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएगी. मान लीजिए 46 क्रोमोजोम्स हैं तो जो बनने वाले सेल्स हैं या गैमेट्स हैं उनमें 23 रह जाएगी. ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं. मीन्स इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन of germ cells in sexually reproducing organisms to produce male and female gametes such as sperms and eggs. In plants, it is called microspores and megaspores. It involves first reductional division that is called heterotypic and second one is called homotypic that is called equational division. तो यहाँ पर दो पार्ट होंगे मियोसिस के. पहला पार्ट होगा रिडक्शनल, दूसरा पार्ट होगा सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इक्वेशनल. इस प्रकार से हम देखेंगे ड्यूरिंग मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिड्यूजेस इन पेरेंट सेल बाय हाफ प्रोड्यूस 4 गैमेट सेल. मतलब पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोजोम्स रहेंगे वो आधे हो जाएंगे और उससे गैमेट सेल्स बनेगी. तो ये इसका इंट्रोडक्शन था. अब आप इसको समझिए डायग्राम से. यहाँ पर हमने ह्यूमन बींग्स की बात की है. तो ह्यूमन बींग्स होता है डिप्लॉयड. पूरी सेल्स आपको मालूम होनी चाहिए कि डिप्लॉयड होती है और 46 क्रोमोजोम्स हर सेल में होते हैं. बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होता क्या है, जब मैच्योरिटी आती है मेल और फीमेल दोनों पार्टनर में, तो उनमें जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, सेक्सुअल पार्ट्स कहिए, जैसे ओवरी हो गया और आपका टेस्टिज हो गया, इनमें ही रिडक्शन डिवीजन होगा, पूरे बॉडी में नहीं होगा. ध्यान रखें, ठीक है. तो यहाँ पर जो पार्ट्स हैं ओवरी एंड टेस्टिज, इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिसको गैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है, जिसके चलते स्पर्म्स मतलब मेल गैमेट और एग मतलब फीमेल गैमेट बनेंगे जो दोनों ही हैप्लॉयड रहेंगे. मतलब इसमें क्रोमोजोम की संख्या 23 और 23 रह जाएगी. अब इसके बाद दोनों जब मिलते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो जो फर्टिलाइज एग बनता है उसमें 46 क्रोमोजोम हो जाते हैं और ये डिप्लॉयड जो सेल है बाद में ग्रोथ करके अल्टीमेटली एम्ब्रियो और लास्ट में फिर से ह्यूमन बीइंग की बेबी के रूप में और बाद में फिर एडल्ट हो जाता है. तो कहानी उसी प्रकार से लाइफ साइकिल चलती है. मीन्स लाइफ साइकिल में आपको बताना है कि बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद मैच्योर होगा, उसमें फिर रिडक्शन डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन के बाद फिर जब आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे और जब आपस में मिलेंगे तो इस प्रकार से फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जो बाद में फिर से ह्यूमन बेबी और अल्टीमेटली फिर एडल्ट बनती है. ये लाइफ साइकिल किसी भी एनिमल्स की, किसी भी हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, इस प्रकार से इसमें ऐसी मियोसिस डिवीजन का ये परिणाम है. इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब आपको थोड़ा डिटेल्स में ले जाते हैं. तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो होगी, सेल साइकिल तो आपको बता ही दिया गया है, ठीक है ना. आपको सेल साइकिल बताया गया था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज माइटोटिक डिवीजन की, वो सब तो होगी ही. लेकिन अब यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन है हेट्रोटिपिक टाइप का, उसमें सबसे पहले जो प्रोफेज होगा दैट विल बी लॉन्ग फेज. लॉन्ग फेज मतलब यहाँ पर जो प्रोफेज होता है दैट विल बी लॉन्ग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी दैट विल बी पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम. देखिए दो मैंने क्रोमोजोम बनाए हैं, दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहेंगे, ठीक है ना. ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर रहेगा बट फंक्शंस आर डिफरेंट. ध्यान देंगे. तो इस प्रकार से दो क्रोमोजोम जो हैं, एक मैटरनल साइड से आएगा, एक पैटर्नल साइड से रहेगा, तो दोनों दे आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोजोम. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होगी इसमें प्रोफेज में, चूँकि बहुत लंबी फेज है, तो फर्स्ट जो प्रोफेज है उसमें पेयरिंग हो रही है. पेयरिंग मतलब जोड़े में आ रहे हैं कौन, होमोलॉगस क्रोमोजोम. उसके बाद ये जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स हैं, क्योंकि इनका फंक्शन डिफरेंट है, एक मैटरनल है और पैटर्नल है, इसका थोड़ा सा अंश इसमें आ जाएगा और इसका थोड़ा सा इसमें आ सकता है, ठीक है. जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये डिटेल में बताएंगे आपको. तो प्रोफेज में मात्र दो चीज़ होगी. फर्स्ट वन इज कॉल्ड पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट्स में एक्सचेंज हो जाए. अब यहाँ पर जो फेस है
आपका ये प्रोफेज, ये 5 सब फेज में डिवाइडेड है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस लिखा है सब। मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जानिए लेप्टोटीन क्या होता है, जाइगोटीन क्या होगा, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिन नेट। क्योंकि इसके पहले इंटरफेज हुआ था, इंटरफेज में पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोजोम्स क्लियर नहीं रहते, बट क्रोमेटिन नेट रहता है, जाल जैसा। ये जो जाल रहता है इस प्रकार से, तो इसमें फिर अब ये क्रोमोजोम सेपरेट होने लगते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो लेप्टोटीन की स्थिति में क्या होगा कि क्रोमोजोम विल बी थ्रेड लाइक, इस प्रकार से थ्रेड लाइक हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, थिनर और लॉन्गर। तो सबसे पहली बात, लेप्टोटीन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर जो भी क्रोमोजोम्स रहेंगे दे विल बी थिनर एंड लार्जर एंड थ्रेड लाइक हो जाएंगे। और मीन सेपरेशन हो गया क्रोमेटिन नेट का। इसके बाद इसमें ध्यान रहे कि जो पूरा सेल है वो 50% उसमें मैटरनल क्रोमोजोम्स रहते हैं, 50% पैटर्नल रहते हैं, मतलब मातृ पक्ष के और पितृ पक्ष के दोनों तरफ के क्रोमोजोम हर सेल में रहेंगे। जो आपकी बॉडी है, चाहे किसी प्लांट की बात करें अपन, या किसी एनिमल की बात करें, या ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारी हर सेल में पैटर्नल और मैटरनल गुण रहेंगे ही 50-50%। तो अब ये जब सेल डिवीजन की बात आती है तो ये दोनों होमोलागस क्रोमोजोम 50% इसके 50% इसके, ये दोनों एकदम थिन हो जाएंगे और लार्जर हो जाएंगे। इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लीजिए। तो पहले सब फेज में ये हुआ। इसके बाद सेकंड फेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, पेयरिंग होगी। और पेयरिंग में क्या होता है कि दो होमोलागस क्रोमोजोम, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, दोनों पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सेल के अंदर हो रहा है। देखिए कमाल, हम लोग बाहर देखते हैं पेयरिंग कि लड़का लड़की आपस में खड़े हुए हैं, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि अंदर ही परिवर्तन होता है। तो आप लोग रिप्रोडक्शन को समझिए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट में रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, जिसके चलते जो क्रोमोजोम्स वगैरह में वहाँ पर पेयरिंग हो रही है, उसका परिणाम हो रहा है कि वो अंदर से वहाँ पर मियोसिस डिवीजन शुरू हो गया है, ठीक है। और उसके चलते जो बनेंगे आपके गैमिट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट बनेगा किसमें, मेल पार्टनर में, मतलब इसको स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल गैमिट बनेगा आपके फीमेल पार्टनर में, जिसको बोलते हैं ओवा। तो ये दोनों ही कहिए, कुल मिला के बताएंगे, आपको जानना होगा कि दोनों ही हैप्लॉइड हैं, और दोनों जब तक नहीं मिलेंगे आपस में तब तक वो मान के चलिए एम्ब्रियो नहीं बनेगा और आगे का ह्यूमन बेबी नहीं बनेगी। तो बताने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो हर सेल के अंदर क्रोमोजोम्स हैं वो भी आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोजोम। इट इज आल्सो कॉल्ड साइनेप्सिस, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस, सूत्र युग्मन इन हिंदी, ठीक है। ये जरूर याद कर लीजिए साइनेप्सिस। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर इसलिए बता रहा हूँ कि किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे पेयरिंग हो रही है। होमोलॉगस क्रोमोजोम्स के बीच पेयरिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। और पेयरिंग हमेशा लेंथ वाइज होगी, ठीक है, इस प्रकार से लंबाई में, और इस प्रकार से बाईवेलेंट बन जाएगा। तो क्या हुआ, जाइगोटीन में देयर इज ए पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोजोम्स एंड इट इज लेंथ वाइज एंड बाईवेलेंट फॉर्म्ड। अब पैकेटीन में क्या होगा, ये पैकेटीन जो थर्ड सब फेज है, इट इज मोर स्टेबल, या स्टेबल कहिए, कुछ समय लंबे समय तक रहेगी। और यहाँ पर जो पेयर्ड क्रोमोजोम्स हैं दे गेट क्लोजली एसोसिएटेड, एकदम पास पास आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार। लेकिन ध्यान रहे, बट नो फ्यूज, कभी भी इनमें फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेबल पीरियड हुआ, पेयर्ड क्रोमोजोम्स गेट क्लोजली विथ ईच अदर बट नो फ्यूजन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप बाहर से देख लीजिए कि दो पार्टनर आपस में रहेंगे भी तो एकदम से फ्यूज नहीं हो जाते, वो फिर सेपरेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ सेल के अंदर भी कमाल हो रहा है कि जो पेयर्ड क्रोमोजोम्स हैं दे गेट क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर बट नो फ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पैकेटीन। अब पैकेटीन में और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो क्रोमोजोम्स दो हैं जो बहुत पास पास आ गए इस प्रकार से, ठीक है, इनमें अब स्प्लिटिंग होगी, और भी लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिटिंग। इसी जैसे एक धागा रस्सी है तो उसके दो रस्सी निकल सकती है, उसी प्रकार से
इस प्रकार से देखिए, ये इसका ये और इसका ये, इस प्रकार से यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई, 1 से 2 बन गया कुल मिला के, इस प्रकार से वो पास पास रहेगा, ठीक है। तो ये 2, इससे भी 2 बनेगा। इस प्रकार से अब आपको टेट्राड दिखाई देंगे, 4 क्रोमेटिड दिखाई देंगे, मतलब प्रत्येक क्रोमोजोम से 2 लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई जिससे कि 2 क्रोमेटिड बने, तो 4 क्रोमेटिड हो गए। अब इसमें होगा ये कि क्रॉसिंग ओवर यहीं पर होती है, क्रॉसिंग ओवर बाय ब्रेकिंग एंड रीयूनियन प्रोसेस इन बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये आपके इस प्रकार से 2 बने, इसके भी 2 बने, ठीक है। तो पास पास तो थे, मैं थोड़ा दूर दूर हो रहा है इसमें। अब इसका जो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर हैं, ये भी एक दूसरे के सिस्टर, लेकिन ये इसका एक जो है इसके दूसरे के लिए नॉन सिस्टर है, मतलब एक दूसरे के लिए दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये मैटरनल साइड का है, ये पैटर्नल साइड का है, ठीक है। मैटरनल साइड के दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के लिए सिस्टर रहेंगे, पैटर्नल साइड के दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के लिए सिस्टर रहेंगे, लेकिन पैटर्नल का क्रोमेटिड और मैटरनल का क्रोमेटिड एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रहेगा। क्लियर। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच ही ध्यान रहे ब्रेकिंग और रीयूनियन होगा। रीयूनियन मतलब छोटा सा टुकड़ा, जैसे इसका एक टुकड़ा गया इधर और इसका टुकड़ा इधर आ गया, इस प्रकार से, जैसे ये मान लीजिए ऐसा, इसका ये टुकड़ा इधर जुड़ जाएगा, इसका ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको बताना है कि यहाँ पर ब्रेकिंग एंड रीयूनियन होगा और बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टू फॉर्म चायज्मा, इस प्रकार से चायज्मा बन जाएगा। ये यहाँ से जुड़ा है तो चायज्मा बोलते हैं। इसके बाद 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म करेगा चायज्मेटा, सिंगुलर को बोलेंगे चायज्मा। एंड नेक्स्ट वन इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, क्रोमोजोम्स बिकम शॉर्ट एंड थिक। पहले आपने थिनर और लॉन्गर देखा, अब ये थोड़ा छोटे होते जाएंगे इस प्रकार से, थिनर एंड थिक। जैसे मतलब देखिए, लंबा है तो पतला रहेगा और छोटा है तो मोटा रहेगा, ठीक है। तो क्रोमोजोम छोटा हो रहा है मतलब थिक होंगे, शॉर्ट एंड थिक। एंड देयर विल बी सेपरेशन। अब यहाँ पर देखिए अगला पार्ट क्या होगा कि जो फ्यूजन है, जो आपके पास पास आ गए थे क्रोमोजोम, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हो गए थे, दे विल बी सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोजोम्स ड्यू टू लैप्स ऑफ साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट रिमेन अटैच्ड एट ए फ्यू पॉइंट बाई चायज्मेटा। मतलब यहाँ पर देखिए अब ये अलग अलग हो गए, ये पूरा देखिए अलग अलग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। देखिए कोई भी बाहर भी आप देखेंगे कि लड़का लड़की या कोई भी पार्टनर, 2 जानवर में भी ले लीजिए, एकदम हमेशा के लिए साथ साथ नहीं रहेंगे, वो भी सेपरेट होते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन का जो फोर्स है एक समय के बाद खत्म होता जाता है और एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तो इस प्रकार से अंदर भी वही चल रहा है, ड्यू टू लैप्स ऑफ साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का जो के बीच जो साइनेप्टिक फोर्स अट्रैक्शन का वो लैप्स हो रहा है, खत्म हो रहा है, बट रिमेन अटैच्ड एट फ्यू पॉइंट, यहाँ पे अटैच्ड है बाई चायज्मेटा। क्रोमेटिड्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ध्यान रहे जहाँ से कॉन्टेक्ट हो रहा है वहीं से क्रोमेटिड एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्रोमेटिड एक्सचेंज देयर सेगमेंट, यहीं से सेगमेंट चेंज करेंगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पर हमने क्या देखा, डिप्लोटीन में क्रोमोजोम्स एंड शॉर्ट जो हो गए, शॉर्ट एंड थिक हो गए। नंबर 1 सेपरेशन हुआ पेयर्ड क्रोमोजोम्स का, क्यों हुआ, ड्यू टू लैप्स ऑफ साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट रिमेन अटैच्ड एट ए फ्यू पॉइंट बाई चायज्मेटा। एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट वन इज डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, मतलब ये फाइनल स्टेज आ गई प्रोफेज की। और यहाँ पर क्रोमोजोम जो होंगे दे विल बी रिमूव्ड, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, चायज्मेटा खत्म हो जाएगा और चायज्मेटा रिमूव्ड, चायज्मा अलग होगा तो क्रोमोजोम्स अलग हो जाएंगे, क्रोमोजोम शॉर्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस टोटली क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्रोमोजोम और छोटे हो गए और इस प्रकार से अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे प्रत्येक क्रोमोजोम में अब 2 क्रोमेटिड है, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गई। ये एक क्रोमोजोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोजोम हो गया, लेकिन हर क्रोमोजोम में क्या है, एक एक 2 क्रोमेटिड है। इस प्रकार से ये हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज थी, फिर से रिवाइज कर देते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाईकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या हुआ, केवल वो सेपरेशन हुआ है दोनों का, 50% पैटर्नल 50% मैटरनल। जाइगोटीन में क्या हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज पेयरिंग
पेयरिंग स्टार्ट हो गई बनना। फिर हमने क्या देखा, पैकेटीन में लॉन्गिट्यूडल स्प्लिटिंग हो रही है, प्रत्येक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड हो गए इस प्रकार से, प्रत्येक में 2-2, तो टेट्रावेलेंट हो गया। बाइवेलेंट से क्या हुआ, टेट्रावेलेंट बना, बाइवेलेंट जाइगोटीन में बना था और पैकेटीन में आपका स्प्लिटिंग हुई तो टेट्रावेलेंट बन गया। और यहाँ पर स्टेबल पीरियड भी है ये। इसी समय क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। डिप्लोटीन में क्रोमोसोम शॉर्ट एंड थिक हो रहे हैं, पेयरिंग जो है सेपरेशन हो रही है इसमें, क्योंकि फोर्स लैप्स हो रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स, एंड अल्टीमेटली दे विल बी काइजमेटा रिमूव्ड और क्रोमोसोम शॉर्ट होकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये देखिए डायग्राम। अब यहाँ पर एक एक डायग्राम को थोड़ा अच्छे देखिए। सबसे पहला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्रोमोसोम्स आर वेरी क्लियर। ये देखिए लॉन्गर एंड थिनर। तो ये 50% पैटर्नल के हैं और 50% मैटरनल के। तो हमने 2 ही लिया है यहाँ पर, और ये लेप्टोडिन स्टेज है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, ये जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, देखिए इस प्रकार से 2 ठो क्रोमोसोम एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ गए इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये प्रोफेज में देयर इज ए साइनेप्सिस, मतलब सूत्र युग्मन बोलते हैं हिंदी में, और इस प्रकार से पेयरिंग हो गई। इसके बाद पैकेटीन में देखिए, पैकेटीन में ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई है इस प्रकार। एक में देखिए ये इसमें था, तो इसमें से 2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 2 दिखाई दे रहे हैं। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में क्या हुआ, 2-2 क्रोमेटिड हो गए इस प्रकार से। अलग अलग बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर दिख रहा है सब। और सेंट्रोमियर से दिया अटैच, ध्यान रहे, पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुए हैं, सेंट्रोमियर से दिया अटैच। तो प्रोफेज में क्या दिखाई दे रहा है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग दिखाई दे रही है, दूसरा क्रॉसिंग ओवर भी दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, ये जो है चाइजमेटा बना है इस प्रकार से। ये सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे के लिए, और ये एक दूसरे के, लेकिन ये वाला और ये वाला एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ध्यान देंगे इसमें से एक जो क्रोमेटिड रहेगा वो अप्रभावित रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। सेगमेंट का क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी कहने का मतलब, ठीक है। इन दोनों में आपस में इसका टुकड़ा इसमें आ जाएगा और इसका टुकड़ा इसमें चल देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेगमेंट का एक्सचेंज होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये डाइकानेसिस में होता तो पैकेटिन से शुरू हो जाता है, पर डाइकानेसिस में आपको चाइजमेटा दिखाई दे रहा है और काइजमा रिमूव्ड हो रहे हैं अब, और अल्टीमेटली ये अलग अलग हो जाएंगे और फिर इस प्रकार से स्टेज आएगी। अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज में देखिए इसके बारे में लिखा रिटर्न है आगे, बट यहाँ देखिए कि यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया, पोल्स बन गए, ये अपर पोल, ये लोअर पोल, और ये लाइन ऑफ इक्वेटर, जैसा माइटोसिस में हुआ था सेम। अब इसके बाद क्रोमोसोम जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे इक्वेटर में इस प्रकार से, ठीक है। ये मेटाफेज फर्स्ट है। लेकिन अभी देखिए प्रत्येक ये पैटर्नल वाला है और ये मैटरनल वाला है, मान लीजिए जो भी। और इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं प्रत्येक में 2-2 क्रोमेटिड हैं, बट दे आर यूनाइटेड बाई आपका सेंट्रोमियर, और ये इक्वेटर में आ गए हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं हुआ मेटाफेज में, सेम स्थिति वही है जैसा माइटोसिस में था। अब ये इक्वेटोरली प्लेस्ड हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर में ये सेंट्रोमियर के माध्यम से कनेक्टेड है। अब इसके बाद आइए मेटाफेज के बाद एनाफेज। अब इसमें क्या होता है कि सेपरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इनमें रिपल्सन होगा, ठीक है। और रिपल्सन होने के बाद ये अपर पोल की ओर जा रहा है और ये लोअर पोल की जा रहा है। मेटाफेज के बाद अपर और लोअर पोल की ओर जा रहे हैं। इसके बाद अगला जो रहेगा वो कहलाएगा टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा लगभग सराउंडेड है इस प्रकार से, और ये बीच में सेल प्लेट बन रही है, ये देखिए इस प्रकार से 2 सेल बन गई, प्रत्येक में एक एक नया न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और अभी भी देखिए ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं, लेकिन वो सेंट्रोमियर के द्वारा
जुड़े हुए हैं। इसी के चलते अब आपको आगे सेकेंड होमोटिपिक डिवीजन दिखाई देगा, अभी तक हेट्रोटिपिक था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें आधे क्रोमोजोम, इसमें आधे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आ गए, ठीक है। लेकिन अभी क्रोमोजोम्स जो हैं दे आर नॉट सेपरेट, उसके क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन संख्या कम हो गई है, मतलब 23 हो गई है फॉर यदि ह्यूमन बीइंग की बात करें। इसके बाद प्रोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो गई, न्यूक्लियोलस खत्म हो गया, और उसके बाद फिर अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये मेटाफेज सेकंड आ गई, यहाँ पर क्रोमोजोम जो हैं इक्वेटोरियली प्लेस्ड हो गए, ये अब पोल बदल जाएगा, इधर अपर पोल की जगह साइड में पोल बनाएंगे आप, तो दोनों पोल की और तरफ ना रह के बीचों बीच में है, मिड में है, एंड देन दोनों सेल में, ठीक है ना, 2 सेल बन चुकी थी सेल प्लेट बनने के बाद। इसके बाद देखेंगे कि अब इनमें सेपरेशन होगा। तो अब जैसे एनाफेज स्टेज आती है सेकेंड, तो यहाँ पर क्रोमेटिड्स का 2 भागों में ये लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हो जाती है। ये देखिए क्रोमोजोम जो अलग अलग हो गए क्रोमेटिड्स, ये 2 आपके सेंट्रोमियर बन गए, ये इस प्रकार से एक, इस प्रकार से एक, तो ये इस पोल इधर की ओर जाएगा और एक इधर की, दोनों रिपल्सिव हैं, रिपल्सन फोर्स के कारण अलग अलग पोल की ओर जा रहे हैं, देखिए दोनों सेल में, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एनाफेज में हमेशा की तरह अट्रैक्शन फोर्स खत्म हुआ, जिसके चलते क्रोमेटिड अलग अलग पोल की ओर जाने लगे और सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अल्टीमेटली अब क्या होगा कि इस प्रकार से इसको ऊपर लाते हैं, ये देखिए, ये अब क्या हुआ कि यहाँ पर सेल प्लेट फिर बाई फरोइंग मेथड के द्वारा देखिए फिर एक बनी, इधर से फरोइंग मेथड, तो ये सेल प्लेट बन गई, ये वाली पहले ही बन गई थी, इस प्रकार से 4 सेल बन गए। अब इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो अब क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, अब प्रत्येक क्रोमोजोम में एक एक क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो 4 यहाँ पर आपको सेल बनती हुई दिखाई देंगे, मतलब 4 गैमेट बनते हैं एक डिप्लॉयड सेल के रिडक्शन डिवीजन से। अब इसके बाद इस डायग्राम को समझाने के बाद आपको ले चलते हैं आगे डिटेल्स में। अब मेटाफेज में क्या हुआ है, मेटाफेज प्रोफेज के बाद हमने मेटाफेज बताया था, मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर बताना होगा कि द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर, मतलब यहाँ पर आपको बताना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हुआ है और स्पिंडल फाइबर का बनना, ये बताता है कि क्या कौन सी स्टेज टर्मिनेट हुई है, प्रोफेज टर्मिनेट हुई है, और इनिशिएट कौन सी स्टेज इनिशिएट हुई है, शुरू हुई है मेटाफेज। तो इस प्रकार से मेटाफेज फर्स्ट शुरू होने का पहला निष्कर्ष क्या रहेगा, कैसे पता लगाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है बाहर में इस प्रकार से रहती है, तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। उसके बाद स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, दिखाया था जो मैंने डायग्राम, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए जैसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसऑर्गेनाइजेशन होगा कि यहाँ पर प्रोफेज स्टेज टर्मिनेट हुई, खत्म हो गई, और कौन सी स्टेज स्टार्ट हुई, मेटाफेज। तो यहाँ पर अब पहली बात क्या हुई, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नंबर 1। उसके बाद मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स टूवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर की ओर मैंने दिखाया था, इक्वेटर में आ जाते हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पर क्रोमोजोम, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रोमियर के द्वारा बाई बोथ सेंट्रोमियर ऑफ बाइवेलेंट लाई ऑन आइदर साइड एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी प्लेट, मतलब प्लेट जहाँ पर है उसके दोनों साइड में और इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी पर ही आपको बाइवेलेंट सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, फिर क्रोमोजोम्स इक्वेटर की ओर मूव कर गए, फिर उसके बाद सेंट्रोमियर जो है बाइवेलेंट का वो आइदर साइड में इक्विडिस्टेंट रहेगा, बराबर दूरी पर रहेगा, कहाँ से, प्लेट में। 3 लक्षण लिखना है। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में मूवमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, मतलब अपने अपने पोल की ओर जाएंगे ये होमोलॉगस क्रोमोजोम्स। नाउ ईच पोल ए रिड्यूस्ड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, प्रत्येक पोल में क्या होगा,
रिड्यूस, जैसे 46 है तो 23 एक पोल में गया, 23 दूसरे पोल में गया, तो प्रत्येक पोल में क्या हुआ, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स लोकेटेड हो जाएंगे। इसके बाद होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, मतलब ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट क्रोमेटिड। अब यहाँ पर देखिए होमोलॉगस क्रोमोजोम तो है, लेकिन प्रत्येक क्रोमोजोम में दो दो क्रोमेटिड है। देखिए यहाँ लिखा है हमने साफ साफ होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, मतलब यहाँ पर कैसे हुए, ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट क्रोमोजोम ओनली यूनाइटेड एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए, इसी के चलते होमोटिपिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोजोम बिकम अनकॉइल्ड, अनकॉइल्ड हो जाएंगे एंड मियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 बाय वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन के द्वारा दो में वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार से दो सेल बन जाएगी। ठीक है, एक इधर और यहाँ पर दोनों में एक एक न्यूक्लियस है, जिसके अंदर अनकॉइल्ड क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। ठीक, वो भी क्रोमेटिड ध्यान देंगे। क्रोमेटिड्स कैसे रहेंगे कि जैसे मान लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि दो सेल, दो हैं, दो बने, ठीक है ना, इस प्रकार से दो सेल बन गए। ठीक है, प्रत्येक इसके अंदर जो क्रोमेटिड्स रहेंगे, क्रोमोजोम रहेंगे, उसमें दो क्रोमेटिड रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत पास पास बनाना है, ऐसा ये सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम एक है, लेकिन क्रोमेटिड दो हैं, जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से देखा। इसके बाद आपको बताते हैं अगला स्टेज, टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज इज फॉलोड बाय इंटरफेज। इसके बाद देखिए, टीलोफेज फर्स्ट हमने बता दिया था, उसके तुरंत बाद इंटरफेज आएगा। इंटरफेज मतलब रेस्टिंग स्टेज। अब डिपेंड करता है ये कि किस किस प्रकार की स्पेसीज है। शॉर्ट भी हो सकती है इंटरफेज, लॉन्ग भी हो सकती है, या फिर आपका इवन भी हो सकती है, इवन अपसेंट हो सकती है, सॉरी, मतलब कभी कभी इंटरफेज अपसेंट भी रहेगी, इंटरफेज नहीं, और तुरंत होमोटिपिक डिवीजन हो गया, इक्वेशनल डिवीजन, और कभी थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, लॉन्ग शॉर्ट रहेगी, कभी ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है स्पेसीज टू स्पेसीज। अब इक्वेशनल या जिसको होमोटिपिक डिवीजन कहा गया है, इसमें देखिए प्रोफेज, प्रोफेज में ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, क्रोमोजोम्स विथ 2 क्रोमेटिड्स बिकम शॉर्ट एंड थिक, जो क्रोमोजोम मैंने बताया था लंबाई में, और शॉर्ट हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोजोम्स गेट अरेंज ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, इक्वेटर में आ जाएंगे, मिड प्लेट में, मतलब बीचों बीच। और एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेंट्रोमियर्स जो है दे विल डिवाइड, सेंट्रोमियर डिवाइड जैसे हुए, डॉटर क्रोमोजोम मूव टू दी अपोजिट पोल। जो डॉटर क्रोमोजोम्स हैं, मतलब अभी जैसे दो क्रोमेटिड थे प्रत्येक क्रोमोजोम में फर्स्ट टीलोफेज में, तो ये डॉटर क्रोमोजोम अपोजिट पोल की ओर डिवाइड भागेंगे, मूव करेंगे। कब, जब सेंट्रोमियर जो है, अभी एक सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, तो इसमें भी एक सेंट्रोमियर हो गया, इसमें भी। अब जैसे सेंट्रोमियर एक एक हो गया, तो मान के चलिए वो फिर एक क्रोमोजोम का रूप ले लिए। देन अगली बात यह है कि एनाफेज में कुल मिला के सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ है और डॉटर क्रोमोजोम मूव कर गए हैं टू दी अपोजिट पोल। नेक्स्ट वन इज लास्ट स्टेज कहिए, टीलोफेज। टीलोफेज जैसे सेकंड स्टार्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट विल फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और छोटी सी न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी बन गई, बाकी तो क्रोमोजोम ही हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, दिस वे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और 4 सेल या 4 गैमेट्स बन गए। इस प्रकार से हमने ये देखा। इसके बाद आपको सिग्निफिकेंस बताते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ये है कि द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिड्यूसेस टू हाफ इन द गैमेट्स बाय मीन्स ऑफ मियोसिस एंड दिस नंबर रिमेन फिक्स्ड फॉर स्पीसीज। मतलब ये क्रोमोजोम की संख्या जो होगी ड्यूरिंग मियोसिस आधी रह जाएगी गैमेट्स में, और ये नंबर हमेशा प्रत्येक स्पीसीज में फिक्स रहेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स में आप देखेंगे प्रत्येक मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, एग हो या स्पर्म हो, उनके अंदर 23 क्रोमोजोम्स ही रहेंगे। ठीक है, तो दे आर हाफ। इसके बाद जब वो आपस में मिलते हैं तभी जाके सैचुरेट होते हैं और एम्ब्रियो बनता है। ऐसे ना तो एक डायरेक्ट चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता, ना स्पर्म से बच्चा बन सकता। ठीक है ना, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तब कहीं जाके नए बच्चे का जन्म होगा।
इस प्रकार से दस मियोसिस मेंटेन्स ए डेफिनिट एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रकार से हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन के चलते ही डेफिनिट और कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं उनकी संख्या और उनके डेफिनिट होने का कांस्टेंट नंबर वो मेंटेन करने का काम मियोसिस का है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, बाय क्रॉसिंग ओवर द मियोसिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ जीन, मतलब यहाँ पर जीन का एक्सचेंज का अवसर मिल रहा है थ्रू क्रॉसिंग ओवर, एंड दे कॉज ए जेनेटिकल वेरिएशन अमॉन्ग दी स्पीसीज, जिससे कि जो मैन टू मैन है, स्पेसीज टू स्पेसीज है, उनके अंदर जेनेटिकल वेरिएशन दिखाई देते हैं। और वेरिएशन जो होते हैं दे आर रॉ मटेरियल्स फॉर दी इवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो विकास दिखाई देता है, जो आपको इंटेलेक्चुअल दिखाई देता है, वो केवल इसी के चलते, वेरिएशन के चलते होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में जीन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मियोसिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस particularly for those organisms who are sexually reproducing animals or human beings or plants, जिससे कि नई स्पेसीज बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें एक चीज़ और समझने की बात है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसके चलते जो हमारे सेल्स के अंदर पर्टिकुलरली एक एज के बाद जब मैच्योरिटी आती है तो जो अंदर बदलाव आते हैं, गैमेट्स बनते हैं, उसी के चलते ह्यूमन्स बॉडी या एनिमल्स में या प्लांट्स में बाहर भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, और जिसके चलते वो फिर जो अंदर की कमी है उसको वो फिर दूर करने का प्रयास करता है। बिकॉज ऑफ दी, एक तो हार्मोन्स वगैरह बनेंगे वो अलग चीज़ है, वो तो बनेंगे और उसको प्रमोट करने वाले हैं, लेकिन ये जो गैमेट्स जो हाफ हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं, और वो फिर पर्टिकुलरली ह्यूमन्स में या ह्यूमन बींग्स में मेल पार्टनर में, जैसे प्लांट्स में देखेंगे तो पॉलन ग्रेन्स वगैरह, उसी प्रकार से एनिमल्स में मेल के उसमें, तो ये फिर बेचैन हो जाते हैं, और जब ये एक के साथ मिलते हैं तब कहीं जाके वो उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और वो चाइल्ड बनता है और आगे चल के संसार चक्र चलता है। तो इस प्रकार से मान के चलिए कि जितना भी संसार चल रहा है, दुनिया चल रही है, पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से जो काम हो रहा है उसमें मियोसिस का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार से उसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप लोग लिखिए, हम उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।